भाई अगर बात की जाए पढ़ाई की, तो पढ़ाई की उम्र लगभग +1 +2 के अंदर होती है, और इस उम्र के अंदर लगभग बदलाव का जो जगह है वो दिखाई देती है। और बदलाव की इस उम्र के अंदर लगभग 16 से लेकर के 20 साल की इस उम्र के अंदर लगभग जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अकेले रहने लगते हैं, और माँ बाप को समझ भी नहीं आ पाता कि किस वजह से बच्चे जो है अकेले रहने लगे हैं। तो जब मैं कुछ गाँव की तरफ गई तो वहाँ पर मुझे कुछ बच्चे मिले। कुछ बच्चों ने कहा कि एक सर हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल करके रख दी। वो पहले डिस्टर्ब चल रहे थे, डिप्रेशन के अंदर चल रहे थे, ओवर थिंकिंग किया करते थे, नर्वसनेस का शिकार थे। तब मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसे कौन से टीचर हो गए जो तुम्हें इंस्टीट्यूट के अंदर इस तरीके से गाइड भी किया करते थे, जो तुम्हारी काउंसलिंग किया करते थे। तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सेक्टर 13 के अंदर एक MCI इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर एक प्रदीप स्वामी नाम के टीचर है जो उनको पढ़ाई के साथ साथ काउंसलिंग भी देते थे। तो आज मैं आपको उन्हीं काउंसलर कम टीचर प्रदीप स्वामी से मिलवाने के लिए लाई हूँ। सर मुझे ये बताइए कि ये गांव की चौपाल नाम से या फिर जो गांव के अंदर बच्चे हैं उनकी आप कैसे काउंसलिंग किया करते हैं, क्योंकि कहानियाँ मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, क्या उन कहानियों के अंदर सच्चाई है? सबसे पहले तो मैडम मैं सिटी बिग न्यूज़ परिवार का हमारी संस्था में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपने वक्त निकाला। मुझे नहीं पता आपने कहाँ क्या सुना है, लेकिन हम गांव में शिक्षा चौपाल के नाम से प्रोग्राम करते थे। हमने पिछले कोरोना से पहले लगभग 200 गाँव में हम शिक्षा चौपाल प्रोग्राम के लिए गए जी। हमारा वहाँ एक ही मोटिव होता था, गांव के बच्चे किसी जानकारी के अभाव में अपने कैरियर के निर्माण की प्रक्रिया में कहीं पीछे न रह जाए, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में वो चीज़ें टाइमली नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल। इसके बाद काउंसलिंग की बात रही, तो काउंसलिंग के लिए आज के दिन ट्रांजिशन का जो फेज है, बच्चा 9th के बाद 12th तक आता है, बहुत से कारणों से डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। इस मोबाइल कल्चर ने, कोरोना काल में जो मोबाइल का जो समावेश हुआ है निजी लाइफ में, उसने भी बच्चों को बहुत ज़्यादा एक अलग थलग विचारधारा में डाल दिया है। बिल्कुल। आज मोबाइल जो है बच्चों का परिवार से ज़्यादा अच्छा दोस्त हो गया है। वो परिवार को अलग मानते हैं, अपने मोबाइल की जो कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है, इंस्टा ग्रुप जो है, स्नैपचैट की जो चैट है, उसके अंदर ज़्यादा अपनापन फील करते हैं। और इसके चलते एक टाइम के साथ वो एक नर्वस ब्रेकडाउन को फेस कर रहे हैं। मैंने काफ़ी बच्चों को ऐसों को देखा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लेबोरियस थे, हार्डवर्किंग स्टूडेंट के तौर पे थे, फ्रंटियर थे एक तरह से, लेकिन छोटी छोटी बातों पे ओवर कॉन्शियस होके उन्होंने अपने आप को पढ़ाई से डिस्टर्ब कर लिया, परिवार से डिस्टर्ब कर लिया, आइसोलेशन में चले गए। ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ एक ही काम किया, आपने जहाँ से भी सुना है, मैंने सिर्फ एक ही काम किया कि उन बच्चों को अपना बनाने की कोशिश की, इमोशनल अटैचमेंट देने की कोशिश की, उनको ये एहसास कराने की कोशिश की कि ज़िंदगी में मोबाइल की जो दुनिया है, मोबाइल के जो दोस्त हैं, मोबाइल का जो सर्कल है, वो हो सकता है आपके लिए मायने रखता हो, बिल्कुल, लेकिन वो पारिवारिक संस्कारों से, पारिवारिक परंपराओं से, पारिवारिक संवेदनाओं से, घर की चार दीवारी से वो कभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रख सकते। धीरे धीरे एक प्रक्रिया में उनको डाला, रिजल्ट बने। बिल्कुल भाई, रिजल्ट तो बनने लगे हैं, क्योंकि MCI के रिजल्ट की बात की जाए तो MCI रिजल्ट में जो है सबके छक्के छुड़ा देता है। मुझे ये बताइए कि इतनी सारी कहानियां मैंने आपके बारे में सुनी है ग्रामीण बच्चों से। जब भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रिपोर्टिंग करने जाती हूँ तो अक्सर आपके नाम के गुणगान होते हैं। एक तो कहानियां हमारे व्यूवर्स को भी सुनवा दीजिए कि क्या कुछ कहानियां जो हैं आप उनको सुनाया करते हैं। कहानियों में मेरे पास एक भी कहानी ऐसी नहीं थी, या एक हमने शिक्षा चौपाल के प्रोग्राम में, शिक्षा मंच के प्रोग्राम में, शिक्षा संवाद के प्रोग्राम में हमने कोई भी डेकोरेटेड स्टोरी नहीं सुनाई जी। हमने वही बातें की जो हमने सफल बच्चों के साथ खुद ने जी थी, या हिंदुस्तान ने उन चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पे देखा। जैसे मैंने कहा कि मैं एक अभिनव बिंद्रा जी के बारे में कहानी सुनाता था जी। अभिनव बिंद्रा के बारे में आपको बताऊं, जब उनको ओलंपिक में मेडल मिल गया, अगले दिन दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे एक स्टोरी आई थी। स्टोरी एक लाइन लिखी हुई थी। क्या लाइन लिखी हुई थी कि अभिनव बिंद्रा ने अपने ब्लॉग पे लिखा कि जब मेरा नाम एक
विनर के तौर पे अनाउंस हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं किस रास्ते पे चल के आया हूँ। जैसे कोई भी आदमी अपनी छोटी मोटी सफलता के बाद एनालिसिस करता है कि मैं किस स्ट्रगल के फेज से निकल के आया हूँ, तो मुझे सफलता का रास्ता तो दिख रहा था जी। आप इस लाइन की गहराई को समझने की कोशिश करना। भास्कर के ऊपर टाइटल के तौर पे थी कि अभिनव बिंद्रा ने ब्लॉग पे ये लिखा है कि जब मैंने सोचा कि मैं किस रास्ते पे चल के आया हूँ, तो मुझे सफलता का रास्ता तो दिख रहा था, लेकिन उस रास्ते पे मेरे कदमों के निशान नहीं थे। मैंने पलट के सोचा कि मेरे कदमों के निशान कहाँ हैं, तो खुद ने मन ने जवाब दिया कि अभिनव, तू जब भी चला था तेरे हर कदम के नीचे तेरे पिता की हथेली थी। तो जो आदमी अपने पिता के मान सम्मान में इतनी बात लिख सकता है, कह सकता है, तो डेफिनेटली वो अपने पिता के प्रति इमोशन को जीता होगा। बिल्कुल। और बच्चे जब अपने बाप के प्रति इमोशन को जीने लगे, जब उनको उनके त्याग में समर्पण और उनके प्रति अपनेपन की भावना का एहसास हो, फिर बच्चा कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। मैं एक पिता के तौर पे इतना बता सकता हूँ, मेरे 8 साल की बेटी है जी। मैंने 8 साल में जब भी उसके जन्म के बाद किसी बच्ची को देखा है, अच्छे ड्रेस कोड में, अच्छे संस्कारों में देखा है, जब भी किसी फीमेल ऑफिसर से मिला हूँ, डॉक्टर से मिला हूँ, समाज की अच्छी डोमिनेंट पर्सनालिटी से मिला हूँ, मैंने उन सब के अंदर मेरी बेटी को ढूंढने की कोशिश की है जी। भगवान से पता नहीं कितनी बार मैंने पत्थर की मूर्तियों के आगे आंखों में पानी ला के प्रार्थना की है कि मेरी बेटी को अच्छा बनाना, बड़ा बनाना। जी। हर पिता ये सोचता है। बिल्कुल। और बच्चों में जब ये इमोशंस आप ट्रांसफ़र करते हो कि आपके मम्मी पापा आपके लिए दिन रात उनके सीने में जो धड़क रही मशीन है, उनके लिए ख्वाब संजोती है, उनके लिए सपने देखती है, उनके लिए कहानियाँ किस्सों के अंदर उनको ढूंढती है, ये भाव यदि बच्चों में आ जाए तो मैं नहीं मानता कि कोई भी वेस्टर्न कल्चर, कोई भी मोबाइल कल्चर बच्चे को डिस्टर्ब कर सकती है। कोई नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के अंदर माँ के नाम पे तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। एक बार बच्चे को अपने मम्मी पापा से जोड़ दीजिए इमोशनली, उनके अपने माँ बाप के कलेजे के दायरे में बच्चा रहेगा, बच्चा कभी नहीं ठगा जाएगा, कभी चीट नहीं होगा, कभी बीट नहीं होगा। बिल्कुल। ऐसी बातें जो है मैंने कभी किसी टीचर के मुंह से नहीं सुनी है। हालांकि मैं भी इतना ज़्यादा पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके से कभी किसी ने काउंसलिंग नहीं दी, और ना ही मेरे ख्याल से आसपास के जो मेरे बच्चे हैं या फिर मेरे जो साथ पढ़े हुए बच्चे हैं, जो अक्सर जिन्हें मैं देखा करती थी कि डिप्रेशन का शिकार हुए, जो पढ़ना बहुत ज़्यादा चाहते थे ये, लेकिन वो इस उम्र के फेज़ के कारण डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे थे, आइसोलेट रहने लगे थे, लेकिन उनको समझाने वाला कोई नहीं था। अगर आज उनको कोई समझाने वाला होता तो शायद आज भी वो बड़े आदमी होते। प्रदीप जी, मुझे ये बताइए कि अगर आज की बात की जाए तो मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपने काम किया है, बहुत बच्चों के रिजल्ट आपने अच्छे लाए हैं, तो मुझे ये बताइए कि एमसीआई के अंदर कैसे बच्चे जो है इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं? आप जो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, नई जनरेशन के बच्चे में, मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सिटी बिग न्यूज़ के सभी दर्शकों से, जो भी गार्जियन सुन रहे हैं, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ। बच्चों में डिप्रेशन का एक ही कारण है, घर के बाहर की जो भी कल्चर है उससे संक्रमित होना। बिल्कुल। बच्चा यदि आपके दायरे में है, वो कभी डिप्रेशन महसूस ही नहीं करेगा। वो अपनी दादी से चर्चा करेगा, अपने दादा से चर्चा करेगा, चाचा से चर्चा करेगा, माँ से चर्चा करेगा, पिता से चर्चा करेगा। और मेरा ये मानना है कि परिवार में खून के किसी बंदे से, अपने खून से जब आप समस्याओं की चर्चा करते हो तो वो उसको, उस समस्या के समाधान की कोशिश करते हैं। आप जो ये मीडिया कल्चर के लोगों से, जो सोशल मीडिया कल्चर के लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप में जब चर्चाएं करते हो तो वहाँ समाधान नहीं होते, वहाँ समस्याओं का केवल और केवल समाचारीकरण होता है जी। वहाँ उसका फैलाव होता है। और वो ना हो। शिक्षा चौपाल से या मेरे रिजल्ट का एक ही कारण था, मैंने मेरे पास आए हुए बच्चों को बच्चा बनाए रखा। हाँ। मैंने उनको हवा नहीं लगने दी। मैंने उनको ये एहसास कराए रखा कि आपकी घर की रसोई में केवल खाना नहीं पकता है। हाँ। आपकी मदर टिफ़िन में केवल रोटी पैक नहीं करती है, आपकी मदर टिफ़िन में सपने पैक करती है। उनके सीने में जो जज्बात हैं वो जज्बात पैक करती है। उन जज्बातों के प्रति जोड़ने की कोशिश की। शिक्षा चौपाल के मंच पे मैं एक छोटी सी सांकेतिक कहानी सुनाया करता था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो कहानी मैंने किसी कवि सम्मेलन में सुनी थी, लेकिन मुझे अच्छी लगी। आज की जनरेशन में भाव भरने के लिए वो कहानी बड़ी काम आई, और मैंने उस कहानी के बदले बच्चों को सिसकते हुए देखा है, और उन बच्चों के बाद में मेडिकल कॉलेज तक के सफ़र को देखा है। कहानी क्या थी कि एक किसान था,
आपने हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पे भी सुनी होगी। एक किसान था, गांव से थोड़ा दूरी पे उसका खेत था, वो वहाँ खेती करता। सांझ के समय किसान परिवार के लोग कोई बैठ के ताश खेल लेता है, कोई मंदिर में रागनी गा लेता है, भजन गा लेता है। अब वो खेत उसका गांव से दूर था तो डेली खेत से घर आ नहीं पाता था। वो क्या करता, उसके घर में एक छोटा ढोलक था, उस ढोलक को गले में डालता, उसको बजाता रहता और अपने खेत के चारों तरफ चक्कर काटता रहता। कभी रागनी, कभी भजन, कभी गीत, कभी गजल गाता रहता। 2 काम हो जाते, उसके शौक पूरे हो जाते और खेत की रखवाली हो जाती। वो देखता कि जब भी वो ढोल बजाता है, जब भी वो गीत गाता है, भजन गाता है, उसके घर में छोटा बकरी का बच्चा होता है, वो भी उसके आगे आगे आके नाचने लगता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक समय के बाद वो किसान नोट करता है कि यार मैं जब भी जिस भी धुन में ढोल बजाता हूँ, ये बकरी का बच्चा उसी धुन में नाच रहा है। गीत गाऊं तो भी ये डांस करता है। ढोल की थाप तेज हो तो तेज नाचता है, कम हो तो कम हो जाता है। जैसे ही मैं ढोल को छोड़ता हूँ ये बैठ जाता है। क्या मैं जो गाता हूँ ये समझने लग गया? तो उस बकरी के बच्चे से बात करने की कोशिश करता है। उस बकरी के बच्चे से पूछता है कि भाई मैं क्या गाता हूँ, क्या बजाता हूँ, तू समझने लग गया क्या? तो बकरी का बच्चा बड़ी मासूमियत से जवाब देता है। और उस जवाब को सुनते समय मैं सिटी बिग न्यूज़ के सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि अपनी माँ का चेहरा जो है अपनी नज़रों में रखें। वो उससे पूछता है कि मैं क्या गाता हूँ, क्या बजाता हूँ, तुम समझते हो क्या? तो वो मासूम बकरी का बच्चा हाथ जोड़ के आंखों में पानी ला के जवाब देता है कि साहब मुझे नहीं पता आप क्या गाते हैं, मुझे नहीं पता आप गीत गज़ल भजन क्या गाते हैं। मुझे एक बात का पता है कि आपकी ढोल का पर्दा आपने मेरी माँ की खाल का बनाया था। आप उस पर चोट मारते हैं, मुझे दर्द होता है, मैं उस दर्द का प्रतिकार करने के लिए पैर मारता हूँ। आप उसको डांस समझते हैं, ये आपकी भूल है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, आपके माँ बाप कोई भौतिक वस्तु नहीं है। आपके माँ बाप हमेशा आपके साथ रहे ज़रूरी नहीं है। वो बच्चे जो गांव से निकलते ही बस में बैठ के ये सोचते हैं कि माँ बाप को क्या पता लगेगा, क्लास में आते ही, शहरी कल्चर में आते ही वेस्टर्न कल्चर को अपनी दिनचर्या मानते हुए ये महसूस करते हैं कि माँ बाप को क्या पता लगेगा, उन सब से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि माँ बाप कोई शरीर नहीं है, केवल शक्ति, भक्ति, पूजा, प्रार्थना, आराधना सब कुछ माँ बाप हैं। और एक बार आप अपने कलेजे में यदि अपनी मम्मी के प्रति, अपने फादर के पसीने के प्रति एक जज्बात पाल लेंगे, दुनिया की कोई ताकत, कोई कल्चर, कोई फ्रेंडशिप कल्चर, कोई स्कूटी कल्चर कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो मैं तो इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं किस्सों से, इन्हीं कहानियों से बच्चों को बच्चा बनाए रखने की कोशिश की, बच्चों को मेहनत करने के लिए लगाए रखा, बच्चों की केयर की। एक पूर्ण रूपेण चौकीदारी का नाम मैं हूँ और वो मैं जितना कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ। यानी कि अगर बच्चों की बात की जाए तो इस उम्र के पड़ाव के अंदर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होने लगती है, वेस्टर्न कल्चर से कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने घर बार को छोड़ करके बाहर की दिनचर्या का हिस्सा बनने लगते हैं और सोचते हैं कि भाई किसको क्या पता लगेगा, हम लोग तो मस्ती मार लेते हैं, माँ बाप के पैसे लग रहे हैं तो लगते रहेंगे, हमें क्या है, 4-5 दिन ऐश कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि लगभग जब हम इस उम्र के पड़ाव के अंदर आते हैं, बच्चों को क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए वो तो आपने बता दिया है, लेकिन गार्जियंस को क्या ध्यान रखना चाहिए, माँ बाप को क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। माँ बाप से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो आप अपने बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं, जिन संस्कारों की, जिन बातों की उम्मीद आप बच्चों से करते हैं, कुछ खुद भी वैसा ही करने की कोशिश करें। यदि आप अपने एक्ट के अंदर इमोशन रखेंगे, आप अपने एक्ट के अंदर संस्कार रखेंगे, तो बच्चे उनको फॉलो करेंगे। मैं तो सभी गार्जियन से एक ही बात कहना चाहूँगा कि इतना काम तो बच्चों के सामने कर दीजिए कि बच्चे आपसे ज़्यादा विश्वास किसी पे ना करें। बिल्कुल। इतना काम बच्चों के सामने कर दीजिए कि बच्चे आपसे ज़्यादा आइडियल किसी को ना माने। और ऐसा होते हुए मैंने देखा है, गार्जियंस जब बच्चों के प्रति इमोशनल अटैचमेंट डिलीवर करते हैं, काम करना चाहते हैं, तो फिर बच्चों को कोई बाहरी ताकत डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि गार्जियन खुद डिस्टर्ब हुए घूमते हैं, गार्जियन खुद घर के परिवेश को मॉडर्नाइजेशन के चलते एक अलग कल्चर की तरफ जी रहे हैं, अलग कल्चर में ले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चा 360 पे सीखता है, आप खुद अपने इन्वायरमेंट को बहुत एनर्जेटिक नहीं रखते हैं और बच्चे से उम्मीद करें कि वो सब कुछ आउटपुट के तौर पे दे दे, वो नहीं हो सकता। आपको अभी
मेरे यहाँ एक विरल नाम का बच्चा सेलेक्ट हुआ है जी। उसके फादर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पिछले 8 साल से उनके घर में टीवी का कनेक्शन नहीं है। ठीक है। बच्चा जब सेलेक्ट हुआ है उसके बाद उसको मोबाइल मिला है। ठीक है। बच्चा जब भी पढ़ता है या तो उसकी मदर या उसके फादर उसके पास बैठते हैं। जी। तो ये त्याग आपको करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और ये त्याग जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज के दौर में बच्चे के कलेजे में भावनाओं का संचार हो, आपके पेरेंट्स खुद के द्वारा ये शो करें कि हमें मेहनत करनी है, हम बहुत जुझारू परिवार के सदस्य हैं, ये बच्चों के अंदर फीलिंग रहेगी तो उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और संस्कार वाले बच्चों के रिजल्ट आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा लेटेस्ट किस्सा बताता हूँ। अभी एम्स पीजी का रिजल्ट आया 2-1 महीने पहले। एम्स पीजी के अंदर पूरे हरियाणा से एम्स दिल्ली में, अब कई एम्स चलते हैं अलग अलग, पहले एम्स दिल्ली था, सबसे पुराना संस्थान है। एम्स दिल्ली में पूरे हरियाणा से एक ही बच्चा सेलेक्ट हुआ है, जतिन लोहिया नाम का सिरसा का बच्चा है जी। वो बच्चा आज से 6 साल पहले मेरे यहाँ 12th के साथ सेलेक्ट हुआ। ठीक है। अब वो इंटर्न के साथ पीजी क्लियर कर गया। ठीक है। संस्कार क्या होते हैं, बच्चे की लगन क्या होती है, इस बात से समझना कि 9:30 बजे के करीब वो रिजल्ट आया शाम को, और जैसे ही रिजल्ट देखा पेरेंट्स के साथ उसने अपनी खुशियाँ शेयर की। पहला कॉल उसने 6 साल पुराने उस टीचर के तौर पे मेरे को किया कि सर आपने जिस लाइन पे बांधा था उस लाइन के अगले स्टेप पे आपका बच्चा जा रहा है, आपका बच्चा दिल्ली एम्स से ऑर्थो में पीजी करेगा। आप सोच के देखिए कि मेडिकल कॉलेज के टीचर, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो मैं कोई बड़ा आदमी हूँ कि मेरे से बंधा हुआ, लेकिन इमोशनली अटैचमेंट और जो लाइन आप शुरू से डालते हैं कंपटीशन के प्रति, संस्कारों के प्रति, वो बच्चे में बनी रहती है और वो बड़े रिजल्ट देती है। और उन बड़े रिजल्ट के लिए हर बच्चा तैयारी करे, हर गार्जियंस अपने बच्चों से बड़ी उम्मीद रखे, हर गार्जियंस अपने बच्चों में वो उम्मीद उनकी आंखों में पाले। ठीक है सर, देखिए उम्मीद की तो बातें हो गई हैं, लेकिन अब अगर बात की जाए पढ़ाई की, तो पढ़ाई के अंदर एमसीआई कैसे बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाता है और आप किस तरीके से बच्चों को स्पेशलाइज्ड किस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाते हैं और ऐसा क्या देते हैं आप बच्चों को पढ़ाई के अंदर? मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी में बॉटनी वाला पार्ट या ज़्यादातर बायोलॉजी वाला पार्ट में पढ़ाता हूँ जी। अलग देने के नाम पे किसी भी संस्था में कुछ नहीं है मैडम जी। सारी संस्थाएं बहुत अच्छा प्रयास करती है। इस हार के अंदर जितने भी पर्सनल इंडिविजुअल ट्यूटर हैं वो बहुत प्रयास करते हैं। अब नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट यहाँ पे चल रहे हैं, सभी अच्छा प्रयास करते हैं। मेरे पार्ट पे तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि मैं केयर अच्छी करता हूँ, बच्चों को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाए रखने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, गार्जियंस के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहता हूँ, बच्चों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहता हूँ। मेरी संस्था का कोई भी बच्चा संस्था में 5 दिन आने के बाद अपने आप को एक छोटे परिवार से निकलकर बड़े परिवार का हिस्सा मानता है, इतना मैं उसके साथ इमोशनल सेटलमेंट कर लेता हूँ। और इसके चलते वो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहता है कि मैं अपनी फैमिली में ही हूँ। हर बात के लिए डिस्कस करता है और बच्चा जब टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ खुल के चर्चा करने लगता है तो ये कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। बच्चा जब आपके साथ खुल के चर्चा कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर किसी भी तरह के इन्फेक्शन की कोई संभावना नहीं है। इन्फेक्शन कब होता है? जब आप स्कूटी कल्चर में होते हैं, जब आप पिज़्ज़ा कल्चर में होते हैं, जब आप मोबाइल कल्चर में होते हैं, जब आप घर वालों से परे, टीचर से परे दूसरी दुनिया में अपनापन ढूंढते हैं जी। तब दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस तरीके की दिक्कतें जो हैं आजकल के युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के अंदर अक्सर आती है। सर मुझे ये बताइए कि इस तरीके की दिक्कतों को दूर करने के लिए आप किस तरीके से प्रयास करते हैं? कहानियाँ सुनाते हैं, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की बात की, लेकिन अगर शहरी क्षेत्र के बच्चों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र के बच्चे जो है बचपन से ही ऐसे कल्चर के अंदर पले बड़े होते हैं, तो वो कैसे अपने आप को इन सब से बचाएं? देखिए, बच्चा चाहे अंबानी जी का है, हिसार शहर के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का है, किसी अफसर का है, किसी टीचर का है या किसी किसान का है, बच्चा बच्चा ही है। बिल्कुल। हर बाप का अपने बच्चे के प्रति, हर माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है उसको किसी भी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। यानी कि क्ले तो क्ले ही रहता है, उसको जैसे ढालेंगे वो वैसे ही ढल जाएगा। जी, मैं फिर आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, संस्कारों में बंधे रहने की पावन परिपाटी जो हिंदुस्तानी संस्कारों में है, हिंदुस्तानी कल्चर में है, उसमें बच्चे को बनाए रखिए। कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। मॉडर्न कल्चर का मतलब ये नहीं है कि हम हमारी मूल आस्था को, मूल भावना को, माँ बाप की पूजा के भाव को, सपनों के प्रति जुझारूपन को, संघर्ष को
कड़ी मेहनत को हम छोड़ दें। ठीक है प्रदीप जी, अगर बात की जाए एमसीआई के रिजल्ट की, तो मैंने देखा है कि एमसीआई का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। पिछले कुछ सालों के अंदर तो और भी ज़्यादा अच्छा आने लगा है। हालांकि मेरी ही एक दोस्त थी जो आपसे पढ़ करके गई है, शायद आपको नाम ध्यान नहीं होगा, तो उसने भी मुझे बताया कि प्रदीप स्वामी नाम से एक टीचर है। हालांकि वो जब मेरे जितनी एज की थी, 16-17 साल की, तब वो मेंटली डिप्रेस थी। तब उसने शायद यहीं से आपसे पढ़ा होगा, उसने आपने काउंसलिंग की होगी उसकी। तो आज वो जो है एक हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर डॉक्टर लग चुकी है। तो वो भी कई बार आपके बारे में बताती है। हालांकि आपका इंटरव्यू करने से पहले भी मैंने उनसे ही बात की थी, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि सर बहुत अच्छे हैं, उनसे एक बार ज़रूर बात कीजिएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस तरीके से जो बच्चे आते हैं, तो जो ये बच्चे आते हैं, आप उनको क्या अलग से ले जाके उनके बातें भी सुनते हैं, क्या उनसे पूछते भी हैं पढ़ाई के अलावा? अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो क्या वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं? मेंटली डिस्टर्बेंस या अलग से शेयर करने वाली बात या इस तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मैडम। क्लास का माहौल आपका ठीक है, आप बच्चों से ऑलरेडी एक इमोशनल बॉन्डेज में हैं, तो इतनी कोई ऐसा नहीं है कि 16, 17, 18 साल का बच्चा कोई बहुत बड़ी नेगेटिव प्लानिंग के साथ चलता है। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें उसको दिक्कतें करती हैं। फ्रेंड्स ने क्या कह दिया, 2 फ्रेंड्स बन गए, फ्रेंड्स के बीच में गैप आ गया, एक ने बात करनी शुरू कर दी, एक ने बात करनी बंद कर दी, 2 ने बात किसी से कर ली, 3 से किसी ने कर ली, कुछ दिन के लिए उसने उससे बात कर ली, पापा ने ये कह दिया, मम्मी ने ये कह दिया, दीदी ने ये कह दिया, रिजल्ट कम आ गया, रैंक ऊपर नीचे हो गई, बस यही चीज़ें हैं छोटी छोटी। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर इस इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो इस इंस्टीट्यूट के जो रैंक्स है वो कैसे रहते हैं लगभग? मैडम मैंने नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे 2nd रैंक, हरियाणा की टॉप रैंक तक का काम अभी किया हुआ है। और सबसे पहले मैं पहले सेशन से बात करूं तो जतिन की जो है 200 के कुछ करीब रैंक थी ऑल इंडिया लेवल पे नीट में। उसके बाद रोहित की 158 रैंक थी ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी में। उसके बाद के बैच की बात करूं तो इसी का कामरा नाम की गुड़िया थी टोहाना से, 4 साल उसे तैयारी करनी पड़ी, अंडर एज थी, 3 साल वो मेरे पास रही, 6 महीने किसी और इंस्टीट्यूट में वो पढ़ी, उसकी ऑल इंडिया लेवल पे 70 रैंक थी। और अभी जो इसी सेशन के जो रिजल्ट हैं, कोरोना की एडवर्स कंडीशन के अंदर 720 में से 2 बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो एक के 665 नंबर है, एक के 666 नंबर है, और बाकी काफ़ी रिजल्ट हैं। ठीक है भाई, आपने रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, लेकिन ये भी बता दीजिए कि रिजल्ट किसके अंदर आए हैं? नीट के अंदर। ठीक है, नीट की बता रहा हूँ मैं। नीट एक मेडिकल का एग्जाम होता है जी, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसके थ्रू गवर्नमेंट MBBS में, कुछ स्टेट में वेटरनरी के अंदर, कुछ स्टेट के अंदर ये जो आपके आयुर्वेद, होम्योपैथी, इस तरह के कोर्सेज के अंदर एडमिशन होते हैं जी। ठीक है भाई, ये देखिए प्रदीप स्वामी जी ने ना ही हमें बुलाया था, ना ही मैं इन्हें जानती थी, बल्कि आज मेरी इनसे पहली बार मुलाकात हुई है। क्योंकि जब भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाया करती थी, बच्चे हमेशा कहा करते थे, तो मैंने भी सोचा भाई ये क्या बला है प्रदीप स्वामी, इनसे तो एक बार मिल करके आना पड़ेगा। सर से मैंने फ़ोन पे बात की तो इन्होंने मुझे झटक से कह दिया कि ठीक है आप इंटरव्यू के लिए आ जाइएगा। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जा करके देखूँगी ऐसी कौन सी कहानियाँ सुनाया करते हैं ये, जिससे जो है बच्चे इतने बड़े बड़े लेवल तक पहुँच गए हैं। और अगर बात की जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आपको बता देती हूँ कि पढ़ाई करना बेहद आसान है, लेकिन ज़िंदगी की पढ़ाई करना बेहद मुश्किल है। जब आप ज़िंदगी की पढ़ाई करना सीख जाते हैं, उस पढ़ाई के अंदर आप अपनी असल किताबों वाली पढ़ाई करना भी सीख जाते हैं, और उसका ज्ञान जो है प्रदीप स्वामी अक्सर देते हुए दिखाई भी देते हैं। खैर ये तो यहीं तक की कहानी भी कह सकते हैं आप एक तरीके से, कि एक यहीं तक की कहानी थी। आगे भी आपके सामने इसी तरीके से हर एक इंस्टीट्यूट या फिर टीचर्स या फिर स्टूडेंट से जुड़ी हुई कहानियाँ लेकर के आती रहूँगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।